तो यार लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1857 का विद्रोह जो हुआ था उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करे थे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी मैंने विद फैक्ट्स अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है, आप लोग ज़रूर वो वाली वीडियो को रीच आउट कर लेना। तो हम लोग इसमें थे 1857 का विद्रोह के 47 नंबर के एमसीक्यू में। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सबसे पहले था इसमें कानपुर नाना साहब, मेरठ देवी सिंह, इलाहाबाद लियाकत अली, बरेली खान बहादुर खां। कानपुर से नाना साहब थे, ये सही था। कानपुर के बिठूर से थे, ये आप लोग याद रखना। कानपुर से नाना साहब थे। मेरठ से कदम सिंह थे, देवी सिंह नहीं थे। ठीक है, कदम सिंह थे। इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खां। फिर इसी में हम लोग अगले उसमें थे 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद अहमद खां के द्वारा कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखी गई, ये सही था। दूसरा है हमारा मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी, ये इसमें डेट गलत थी। 8 अप्रैल को दी गई थी मंगल पांडे को, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। लखनऊ में हज़रत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया, सही है। और बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया, ये गलत है, क्योंकि बरेली में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि खान बहादुर खान ने अपना विद्रोह में नेतृत्व किया था। ठीक है, नाना साहब ने करा था कानपुर के बिठूर से। नेक्स्ट था हमारा इसी में 1857 के विद्रोह को किसने सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। आंसर था इसका हमारा विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट को किया गया 1 अक्टूबर 1858 को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1857 के स्वाधीनता संग्राम के महानायक नाना साहब का मुख्यालय जिस स्थान पर था वो थी बिठूर। बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में, हमने लास्ट एमसीक्यू में कवर करा था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के महानायक नाना साहब का मुख्यालय कहाँ था? कानपुर के बिठूर में। ठीक है, ब्रिटिश शासन ने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने नियंत्रण में कब लिया? 1858 में। ब्रिटिश शासन ने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने नियंत्रण में कब लिया? 1858 में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? आंसर है इसका बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट हमारा मेरठ में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ था 10 मई 1857 को। मेरठ में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ था 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है हमारा कुंवर सिंह ने किस विद्रोह में साहसपूर्वक भाग लिया? आंसर है हमारा सिपाही विद्रोह में। ठीक है, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। नेपाल देश ने। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किसके नेतृत्व में लड़ा गया? आंसर था इसका पहला मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से बिल्कुल प्रभावित नहीं था? आंसर था इसका चित्तौड़। ये मैंने हर एक लाइन हर एक वर्ड वाइज अपनी लास्ट वीडियो में विद फैक्ट्स पढ़ा रखा है। अभी मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इतने ही हर वीडियो में फैक्ट्स क्लियर करते रह गए तो फिर पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को हर एक एमसीक्यू के विद आंसर थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। ठीक है, मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल ने। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? RC मजूमदार ने। ठीक है, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? सर जॉन लॉरेंस और सीले। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? सर जॉन लॉरेंस और सीले। नेक्स्ट हमारा कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कानपुर के बिठूर में। अन्य जन आंदोलन 1757 से 1857 तक। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम सिंह ने। वहाबी आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। ठीक है, अब आते हैं भारत में शिक्षा का विकास।
बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की? 1898 में एनी बेसेंट ने। 1898 डेट याद रखना है, एनी बेसेंट ने, क्योंकि अभी एक और आएगा स्कूल जो आपने याद रखना है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसी में। जिस वर्ष हंटर एजुकेशन कमीशन गठित हुआ था वह था 1882 का। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने 1791 में। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने 1791 में। और यहीं हमने अभी एक ये क्लियर करा था, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने 1898 में। इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 स्कूल है, याद रख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन लॉर्ड रिपन के कार्यालय से संबंधित नहीं था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। यहाँ तक का हम लोगों ने 72 तक का कवर करे थे। आज हम लोग विद फैक्ट्स 73 से शुरू करेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अब इसके फैक्ट में नज़र डाल लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। वस्तुतः यह लॉर्ड मैकाले के 2 फरवरी 1835 के स्मरण पत्र में ही स्पष्ट था। मैकाले भारतीयों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करना चाहता था जो रक्त और रंग से भारतीय हो, किंतु अपनी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा से अंग्रेज हो। अर्थात वह ब्राउन रंग के अंग्रेज बनाना चाहता था जो कंपनी के निम्न स्तरीय कार्यभार को संभाल सकें। ठीक है, अगर इतना ये भी याद रखोगे, याद रखना यूकेपीएससी प्री 2004 से 5वां आया हुआ है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? आंसर है इसका बी, सन 1935 ईस्वी के। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? सन 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी होने के साथ ही लोक सेवा आयोग फेडरल लोक सेवा आयोग बन गया। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुई। भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। बाद में इसे संघ लोक सेवा आयोग नाम दिया गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? सन 1935 में। श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला? कैप्टन हडल्स्टन। श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर कैप्टन हडल्स्टन ने स्कूल खोला था। हडल्स्टन ने उत्तराखंड के विकास के लिए अनेक कार्य किए। 1839 में गंडोलिया पौड़ी गढ़वाल में चाय की फैक्ट्री कैप्टन हडल्स्टन के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ठीक है, एक फैक्ट और क्लियर हो कि हमारे यहाँ से 1843 में गंडोलिया जगह पड़ती है पौड़ी गढ़वाल में। गंडोलिया पौड़ी गढ़वाल में चाय की फैक्ट्री कैप्टन हडल्स्टन के द्वारा ही स्थापित किया गया था, जो गढ़वाल में स्थापित होने वाली पहली फैक्ट्री थी। गढ़वाल में स्थापित होने वाली पहली फैक्ट्री चाय फैक्ट्री किसने करी थी? कैप्टन हडल्स्टन ने। कब करी थी? 1843 में। कहाँ करी थी? पौड़ी गढ़वाल गंडोलिया में। ठीक है, याद रखना। श्रीनगर में 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला? कैप्टन हडल्स्टन ने। कैप्टन हडल्स्टन ने 1839 में स्कूल खोला और 1843 में पौड़ी गढ़वाल के गंडोलिया में चाय की फैक्ट्री खोली और ये गढ़वाल में स्थापित होने वाली पहली फैक्ट्री थी।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे। आंसर है इसका बी, श्री महंत इंद्रेश चरण दास। श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना 1952 में श्री महंत इंद्रेश चरण दास जी महाराज द्वारा समाज के सभी वर्गों के छात्रों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे? श्री महंत इंद्रेश चरण दास। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर बता रहा है इसका डी में क्या है? 4 1 2 3। चलो यहाँ पढ़ लेते हैं क्योंकि ये वहाँ पर दिए हुए हैं अच्छे से। ठीक है। पहला है स्वदेश मित्र। स्वदेश मित्र के लेखक कौन है? जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर। बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुधारक के गोपाल गणेश आगरकर। इंडियन मिरर के एस एस सेन। पहला समाचार पत्र स्वदेश मित्र किसने कराया? कौन है लेखक? जी सुब्रमण्यम अय्यर। बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुधारक के गोपाल गणेश आगरकर। इंडियन मिरर के एस एस सेन। ठीक है। स्वदेश मित्र के श्री सुब्रमण्यम अय्यर, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक के गोपाल गणेश आगरकर, इंडियन मिरर के एस एस सेन। भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। ये उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर 2015 में 3 बार पूछा, 2016 में पूछा। भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। इससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ लेते हैं। बंगाल में छपने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। इसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में कोलकाता से प्रकाशित किया था। इसे द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र कहा जाता था। बंगाल गजट ने भारत में पत्रकारिता की शुरुआत की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक मंत्र प्रदान किया। भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किसने करा था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उपयुक्त प्रश्नों की व्याख्या देखिए। द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र। अच्छा, हमने यहाँ पढ़ा था ना इसे द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र भी कहा जाता था। ठीक है। देखो, बंगाल गजट को 1780 कलकत्ता से प्रकाशित किया। बंगाल गजट को एक नाम से और जाना जाता है, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र। इसी को हम लोग बंगाल गजट, ठीक है, याद रख लेना अपने हिसाब से। ठीक है। द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र को बंगाल गजट के नाम से भी जाना जाता है। द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी थी? द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी? ए है W हंटर। द इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक W हंटर हैं। W हंटर। भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। बंगाल गजट को किसके नाम से जानते हैं? द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से। बंगाल गजट को किसने लिखा था? 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। कहाँ से प्रकाशित किया था? कलकत्ता से। ठीक है, याद रखना। बंगाल गजट को हम लोग द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र के नाम से भी जानते हैं। इसे किसने प्रकाशित किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कब करा था? 1780 में। ये इसने यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए देखो 2016 में डायरेक्ट पूछा है, 2025 में इनडायरेक्टली पूछ दिया। भारत का पहला समाचार पत्र द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र, घुमा के पूछा है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? पुस्तक बंदी जीवन के लेखक, पुस्तक बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्र नाथ सन्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखा था। यह एक आत्मकथात्मक विवरण है। यूपीएससी आरओ 2025 का क्वेश्चन है। पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन के, सचिंद्र नाथ सन्याल। ठीक है। यंग इंडिया पत्रिका किसने निकाली? यंग इंडिया पत्रिका MK गांधी। यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा निकाली जाती थी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो अंग्रेजी में छपती थी 1919 से 1931 तक। इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों का प्रचार, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का प्रसार और ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करना था।
यंग इंडिया पत्रिका किसने निकाली? M.K. गांधी ने। पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी? W. हंटर ने। भारत का पहला समाचार पत्र द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, इसे हम बंगाल गजट भी कहते हैं, इसे किसने निकाला? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। कब निकाला? 1780 में। स्वदेश मित्र किसने लिखी? जी सुब्रमण्य अय्यर ने। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुधारक गोपाल गणेश आगरकर ने। इंडियन मिरर S.S. सेन ने। ठीक है, इस तरह भी रिवाइज मान लेते हैं हल्का सा। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड रिपन के कार्यालय से संबंधित नहीं है? ये हमारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 था। और वुड्स डिस्पैच संबंधित है शिक्षा, ये हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ से इसमें आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? सन 1935 में। श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंडे का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला? कैप्टन हडल्स्टन ने। कैप्टन हडल्स्टन ने एक काम और करा, इसने 1843 में गंडोलिया पौड़ी गढ़वाल में चाय की फैक्ट्री डाली। ये गढ़वाल में फैक्ट्री सबसे पहले स्थापित होने वाली पहली फैक्ट्री थी, चाय की फैक्ट्री। इसे किसने खोला? कैप्टन हडल्स्टन ने। कब खोला? 1843 में। और स्कूल लावारिस फंडे का प्रयोग कर स्कूल किसने खोला? मतलब कब खोला? 1839 में। 1839 के जस्ट 4 साल बाद इसने चाय की फैक्ट्री लगा दी थी गढ़वाल में। गढ़वाल में कहाँ लगाई? गंडोलिया में। ठीक है, इधर हम लोगों ने यहाँ तक का क्लियर कर लिया है। गीता रहस्य किताब और पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। UKPSC लोअर प्री 2011, UKPSC RO 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसका थोड़ा सा फैक्ट पढ़ लेते हैं। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। इस पुस्तक को तिलक जी ने मांडले जेल में रहते हुए लिखा था। इस पुस्तक में तिलक ने भगवत गीता की व्याख्या करते हुए कर्मयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने गीता को केवल आध्यात्मिक ग्रंथ न मानकर इसे कर्म और कर्तव्य का ग्रंथ बताया है। तिलक जी के अनुसार गीता का मुख्य संदेश निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग है। ठीक है, तिलक जी के अनुसार गीता का मुख्य संदेश निष्काम कर्मयोग है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो कि व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता रहस्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति की प्रेरणा देने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, गीता रहस्य किताब पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, याद रख लेना इसको, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखी। ठीक है, 1778 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसका आंसर है बी। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर सेंसर के लिए, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर सेंसर के लिए। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय भाषाओं जैसे हिंदी, उर्दू, बंगाली में प्रकाशित होने वाले अखबारों और पत्रिकाओं को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। इसे लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू किया गया। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू किया गया। ठीक है, इस कानून का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने वाले स्वदेशी प्रेस पर प्रतिबंध लगाना था। इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को बिना किसी चेतावनी के जब्त या बंद कर सकती थी। यह कानून केवल भारतीय भाषाओं में प्रकाशित प्रेस पर लागू होता था। अंग्रेजी प्रेस इससे मुक्त था। यह कानून स्वदेशी मुद्रण उद्योग को समर्थन देने के बजाय उसे दबाने का कार्य करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। ठीक है, 1878 के देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर सेंसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक थे? बारिंद्र कुमार घोष। बारिंद्र कुमार घोष ने 1905 में क्रांति से संबंधित भवानी मंदिर नामक पहली पुस्तक लिखी थी। इसमें आनंद मठ का भाव था और क्रांतिकारियों को संदेश दिया गया था कि वह स्वाधीनता पाने तक सन्यासी का जीवन बिताएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1858 से 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है। यह किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। 1855 से 1859 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। इस नाटक में भारतीय नील उत्पादकों की
दुर्दशा को उजागर किया गया तथा ब्रिटिश शासन के तहत उनके साथ होने वाले अन्याय को उजागर किया गया है। ठीक है, अभी हमने कहाँ से पढ़ा था? पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। पुस्तक बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सन्याल। यंग इंडिया पत्रिका किसने निकाली? के गांधी। गीता रहस्य किताब और पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक थे? बारेंद्र कुमार घोष। 1858 से 59 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखी थी? दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन प्रारंभ किया? निम्नलिखित में से किसने हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन प्रारंभ किया? आंसर है हमारा ए, राजा राममोहन रॉय। ठीक है, अब इसका फैक्ट पढ़ लेते हैं। बंगदूत 1829 में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। यह एक साथ 4 भाषाओं बंगला, हिंदी, उर्दू, बनारसी में छपती थी। इस पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था तथा इसके संपादक नील रत्न हलधर थे। निम्नलिखित में से किसने हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन प्रारंभ किया? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? ए, मराठा तथा केसरी। मुंबई से बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया था। प्रारंभ में केसरी के संपादन का कार्य आगरकर एवं मराठा का संपादन केलकर ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था? मराठा तथा केसरी। नेक्स्ट हमारा, कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी? डी, गदर। 1913 में गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से किया गया। इसका प्रकाशन 1857 के गदर की स्मृति में किया गया था। प्रारंभ 1913 में यह पत्रिका उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई। 1 नवंबर 1913 जबकि 9 दिसंबर को गुरुमुखी में प्रकाशित की गई। इसके पश्चात अंग्रेजी, पंजाबी एवं पश्तो में भी प्रकाशित हुई। कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी? गदर। ठीक है, आवधिक मराठा के संपादक कौन थे? ए, बाल गंगाधर तिलक। मराठा, जिसे आवधिक मराठा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यह मराठी भाषा की पत्रिका थी। इसमें बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी आगरकर थे। ठीक है, आवधिक मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन सी पत्रिका किसी क्रांतिकारी संगठन से संबंधित नहीं थी? गदर। अब हमारा नेक्स्ट, केसरी था। केसरी क्या था? मराठी संवाद पत्र। केसरी एक मराठी भाषा के समाचार पत्र है जिसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस समाचार पत्र के प्रकाशन में बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी केलकर थे। केसरी क्या था? मराठी संवाद पत्र। ये 4 बार पूछा हुआ है, 2012, 2010, 2017, 2009। ठीक है, केसरी क्या था? मराठी संवाद पत्र। केसरी एक मराठी भाषा का एक ऐसा समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इस समाचार पत्र के प्रकाशन में बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी केलकर थे। नेक्स्ट है हमारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सूत्रधार थे? बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की गई, जिसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सूत्रधार कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक? कैथरीन मेयो। मदर इंडिया 1927 में प्रकाशित गिस कैथरीन मेयो द्वारा लिखित है, जो एक अमेरिकी इतिहासकार थी। उन्होंने 1924 से 25 में भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान जो कुछ भी उन्होंने देखा और समझा उसे अपनी किताब में लिखा। ठीक है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथरीन मेयो। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र
तमिल में प्रकाशित होता था? कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? स्वदेश मित्र। यार स्वदेश मित्र से रिलेटेड अभी हमने एक फैक्ट और क्लियर करा था शायद कहीं पे। स्वदेश मित्र कहाँ करा था? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? स्वदेश मित्र। वर्ष 1882 में सुब्रमण्यम अय्यर, हाँ यहाँ पे सुब्रमण्यम अय्यर, ये पढ़ा था मैं, वही कह रहा हूँ ना, कहाँ पढ़ा था? ये है स्वदेश मित्र, श्री जी सुब्रमण्यम अय्यर के लेखक थे इसके। ठीक है। कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता है? स्वदेश मित्र। तमिल से आप लोग याद रखना, अय्यर अय्यर स्वदेश मित्र। ठीक है। वर्ष 1882 में सुब्रमण्यम अय्यर ने स्वयं का तमिल साप्ताहिक स्वदेश मित्रम की स्थापना की थी। यह पहला तमिल समाचार पत्र था। वर्ष 1898 में उन्होंने अपनी पत्रिका को त्रिसाप्ताहिक और अगले वर्ष दैनिक समाचार पत्र के रूप में बदल दिया था। ठीक है। तमिल में कौन सा होता था? स्वदेश मित्र। किसने करा था? जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजलिस द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या था? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की क्रांति पर मार्क्स और एंजलिस द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक क्या था? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मार्क्स और एंजलिस द्वारा लिखी गई। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। प्रसिद्ध समाचार पत्र, आप देखो, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा 1903 ईस्वी में शुरू किया गया। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नज़र थे। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नज़र थे। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ। वंदे मातरम भारत का संविधान सम्मत राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ। याद रखना, 3 बार पूछा हुआ है, 2015, 2016, 2006 ना, 2007 में शायद लास्ट। ठीक है। किस वर्ष से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। अच्छा, उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें इस प्रश्न की। ठीक है। किस वर्ष से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? 1896 में। 1896 में लिखा है। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में लिखी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऑटोबायोग्राफी 1936, भारत की एकता 1942, सोवियत एशिया, राष्ट्रपति राजनीति से दूर, हमारी समस्याएं, पर इन्होंने बहुत लिखी हैं। चलो, हम लोगों को जो पूछा है, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, याद रखना, यूपीपीएससी लोअर प्री में पूछा है, यूपीपीएससी मेंस में पूछा है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक की रचना 1867 ईस्वी में की थी। इस पुस्तक में पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण है तथा मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए हैं। ठीक है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। अरे ऐसे याद कर लेना यार, कार्ल मार्क्स याद रख लेना, 2 ही अक्षर का तो है। कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है जी, ऐसे याद करना थे, वो मैं बताता हूँ ट्रिक। दास में कितने अक्षर हैं? 3। यहाँ कितने हैं? कार्ल।
एक रो अलग है, उसको अगर आप लोग एक बार के लिए इग्नोर कर दो, दासकाल, ये याद रखना, दासकाल मार्क्स अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई। ये हमारा डी, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज ने दलित वर्ग के सुधार हेतु व्यापक तौर पर आवाज़ उठाई। इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। ब्रह्म समाज भारत में प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था जिसका संबंध हिंदू धर्म से था। इसकी स्थापना राजा राममोहन रॉय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित संस्था थी। इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानाडे ने बम्बई में की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना था। निम्न में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई। सत्य शोधक समाज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक क्या थी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट, अबे यार इंग्लिश में याद रखते हैं ना। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, एम के गांधी, महात्मा गांधी ने। ठीक है जी। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी द्वारा, एम के गांधी द्वारा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, भाई 3 किताबें आ गई इनकी अभी अभी। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी द्वारा 1909 में गुजराती भाषा में लिखी गई। लो एक और आ गई, हिंदू स्वराज पहले गुजराती में लिखी गई थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1909 से 10। टू द हेल्थ 1925 से 29 में गांधी जी ने पूरा किया। अच्छा, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक हिंद स्वराज, इनकी पहली पुस्तक याद रख लेते हैं। महात्मा गांधी जी की फर्स्ट बुक कब की है। पहली पुस्तक हिंद स्वराज 1909। हिंद स्वराज 1909। ठीक है, हिंद स्वराज 1909 थी। यह गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इन्होंने यह पुस्तक लंदन से दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय जहाज पर लिखी थी। हिंद स्वराज 1909 में। ठीक है, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। सी, बहिष्कृत समाज। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित अधिकारों के लिए 3 पत्रिकाएं, मूक नायक 1920 में हैं, बहिष्कृत भारत 1927 में। ठीक है, इक्वलिटी जनता 1930 में। बहिष्कृत समाज अंबेडकर जी की पत्रिका नहीं है भाई। देखो, कन्फ्यूज़न करने के लिए बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज 2 चीज़ें दे रखी हैं। बहिष्कृत भारत है इनकी 1927 की, सबसे पहले इनकी निकली मूक नायक 1920, दूसरी 1927, जस्ट 3 साल बाद 1930। 20, 27, 30, 7, 3, 20, 27, 30 याद रखें ना। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, इक्वलिटी जनता। नेक्स्ट है हमारा नीचे स्वाधीनता संग्रामियों द्वारा तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ गलत है जी। डी, महात्मा गांधी द पायनियर। मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल और अल बिलाल नामक समाचार पत्र निकाला। मौलाना आज़ाद ने, ठीक है, अल हिलाल और अल बिलाल। एक और रख लेते हैं यहाँ पे, अल बिलाल। लोकमान्य तिलक की पत्रिका का नाम केसरी और मराठा था। लोकमान्य पत्रिका, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड का संपादन किया था, नेशनल हेराल्ड। जबकि महात्मा गांधी ने नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्र निकाला था। ठीक है, इसे काट देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं नवजीवन,
यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्र निकाला। ठीक है जी, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया। नेक्स्ट है जी हमारा, निम्न में से कौन सी पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा निकाली गई थी? अल हिलाल। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऊपर ही अभी मैं पढ़ा था, अल हिलाल और अल बिलाल। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दो समाचार पत्र थे, कलकत्ता से उर्दू में निकले थे। पहला अल हिलाल, दूसरा अल बिलाल। याद रखना भाई, दो ही हैं इनके, अल हिलाल अल बिलाल। किसके हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। नेक्स्ट है हमारा, हरिजन के प्रारंभ करता रहे गांधी जी। यार अभी तो पढ़ा है ऊपर। यह है नवजीवन। भाई देखो कैसे याद रखना है महात्मा गांधी जी की ना, अगर आपको वैसे याद रखना है, देखो एक पुस्तक यहाँ आ गई हमारी, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, नवजीवन, यंग इंडिया। यंग इंडिया भाई, यंग बंदे को क्या बोलते हैं? जवान जवान बोलते हैं ना हमारी पहाड़ी में, तो वैसे याद रख लेना। जीवन, यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज, ये सब महात्मा गांधी जी की हैं। कन्फ्यूजन होने की नीड ही नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है। गांधी जी राजनेता के साथ साथ उच्च कोटि के लेखक व पत्रकार भी थे। उन्होंने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तकें लिखी थी तथा नवजीवन, यंग इंडिया एवं हरिजन नामक पत्र भी निकाला था। ठीक है। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुरुमुख निहाल सिंह। लैंडमार्क इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक गुरुमुख निहाल सिंह। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, इन्हें याद रखने की कोई ट्रिक है? कुछ भी नहीं बन रही। 1933 में, याद तो रखना ही पड़ेगा। ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे तथा पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। ठीक है। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक गुरुमुख निहाल सिंह, 1933 में लिखी है। ठीक है जी। अगला आ जाते हैं जी अपनी, भारत भारती के लेखक हैं सी मैथिली शरण गुप्त। हिंदी जगत और हिंदुओं में मैथिली शरण गुप्त की ख्याति को मूर्त रूप देने वाली रचना भारत भारती है, जो 1912 से 1913 में लिखी गई थी। यह स्वदेश प्रेम दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं यशोधरा, साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी। यार ये याद रखना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। अगर कोई एक भी टकरा गई ना इनमें से, यशोधरा, साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, 1 2 3 4 5 हैं यार इनकी। यशोधरा, साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी। भारत भारती, अभी एक तो ये आ गई, 6 हैं। भारत भारती, यशोधरा, साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की हैं। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस किसने लिखी थी? बी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए 2 समाचार पत्र अंग्रेजी में द मराठा और मराठी में केसरी आरंभ किए। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस और गीता रहस्य उनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। बाल गंगाधर तिलक एक प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए 2 समाचार पत्र अंग्रेजी में द मराठा और मराठी में केसरी प्रारंभ किए। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस और गीता रहस्य उनकी 2 प्रमुख पुस्तकें। ठीक है। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? आर के नारायण। मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। द मेन ईटर्स ऑफ मालगुडी, ए टाइगर फॉर मालगुडी, माई डेज, पेंटर ऑफ साइंस आदि इनकी अन्य कृतियां हैं। ठीक है। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? अहमदनगर फोर्ट जेल में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित नेहरू सहित कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। नेहरू जी को कांग्रेस कार्य समिति के
9 अन्य सदस्यों के साथ अहमदनगर जेल में रखा गया था। इनके साथ सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, आसफ अली, शंकर रावदेव, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद मसूद, आचार्य कृपलानी और डॉक्टर प्रफुल्ल घोष थे। बाप रे, बहुत नाम है यार। चलो इसको इतना याद रखो भी। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? अहमदनगर फोर्ट जेल, याद रख लेना। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1824 ईस्वी में गुजरात राज्य के काठियावाड़ में बालक मूल शंकर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुजरात राज्य के काठियावाड़ में बालक मूल शंकर का जन्म हुआ। मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर याद रखना भाई। मूल शंकर 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 बार। जन्म हुआ 1875 में बम्बई में। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया तथा सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, भूमिका, वेदों पर एक परिचयात्मक टीका आदि पुस्तकें लिखी। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में प्रकाशित होता था। ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल के नाम से जाना जाता है? आनंद मठ को। बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल के नाम से जाना जाता है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। इसके लिए उन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। गोरा भी रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है। अच्छा, गोरा उपन्यास है किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। देवदास बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध उपन्यास है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबल के नाम से जाना जाता है? आनंद मठ को। ठीक है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? अरबिंदो घोष ने। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है। ये प्रमुख बंगाली क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी बन गए थे। इन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन एवं प्राणवायु है। 1910 ईस्वी में ये पुंडीचेरी चले गए और अपना जीवन ध्यान एवं आध्यात्मिक कार्यों में व्यतीत किया। 1893 से 94 में इन्होंने इंदु प्रकाश पत्र में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख श्रृंखला का प्रकाशन किया, जिसमें इन्होंने उदारवादी राजनीति की पहली व्यवस्थित आलोचना की थी। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? अरबिंदो घोष ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी थी? अरबिंदो घोष ने। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। लाला लाजपत राय एक लेखक थे। पत्रकारिता में इनकी गहन रुचि थी और इन्होंने एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपल निकाला। इसके पहले ये संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। अनहैप्पी इंडिया के अलावा इनकी अन्य कृतियां हैं। भारत को इंग्लैंड का शरण, भारत को इंग्लैंड का ऋण, स्वतंत्रता के लिए भारत की इच्छा, युवा भारत का आह्वान। ठीक है जी। मैं सोच रहा हूँ कि आज हम लोग 115 तक करते हैं, फिर भूल भी जाएंगे। अब मैं आपको इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी, इसमें हम लोगों ने ऐसे 115 तक का सारे कवर कर दिए हैं। तो 115 तक का मैं आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास एक बार रिपीट सारे MCQ इसके रिवाइज करवा दूंगा, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए और याद भी हो जाए। ठीक है। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों तक पहुँचाना जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।